जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, इस फाइनेंशियल ईयर यानी 31 मार्च 2025 को फाइनेंशियल ईयर है। क्या आपकी पेंशन क्रेडिट देरी से होगी? आखिर पीसीडीए रैप ने क्या दिया जवाब? जैसा कि संभावनाएं जता रही हैं, आशंकाएं जता रही हैं कि इस बार थोड़ा पेंशन हो सकता है अप्रैल के 1-2 के बाद आए। तो दोस्तों इसके ऊपर बात करूंगा अग्निवीर को अब और मिलेंगे फायदे, जैसा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्लियर किया। और सारे सवाल अग्निवीरों को लेकर, आखिर अग्निवीर स्कीम से सरकार को क्या फायदा है, विपक्ष को क्या फायदा है और फौज को क्या फायदा है, इंडिविजुअल को क्या फायदा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और सेना के ब्रिगेडियर साहब ने कहा है कि ये एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि हम भी इसी समाज का हिस्सा है, हम समाज से बाहर नहीं है। और मैं बात करूंगा जवान के ऊपर हमला, यानी पूर्व सैनिकों ने दिखाई एकता और मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन, ऐसा होना चाहिए। दोस्तों तो खबरें करते विश्वास है। सबसे पहले आपके सामने पीसीडीए में जो कॉल करके एक बात किया कि भाई इस बार हमारी पेंशन क्या 1 अप्रैल को क्रेडिट होगी। ओके, क्या जानकारी चाहिए सर आपको? सर जानकारी चाहिए, क्या इस महीने पेंशन लेट आएगी, ऐसा न्यूज में आ रहा है, प्लीज बता सकते हैं फाइनेंशियल ईयर की वजह से। देखिए सर, मैं पेंशन लेट आएगी मैं इसकी तो जानकारी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। ओके, बट जो मार्च होता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है जी। तो आई एम नॉट श्योर कि आपके समय पे उस समय पे आएगी या लेट होगी। इस पर मैं कंफर्मेशन या कोई भी कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उसका कोई हमारे पास आधिकारिक अपडेट नहीं है। ओके। उसके ऊपर पीसीडीए के जो रैप होते हैं, टोल फ्री नंबर 1800-180-5325 से उन्होंने कहा है कि अभी मुझे इस बात को क्लियर नहीं है, लेकिन आशंका इस बात की है कि 31 मार्च 2025 फाइनेंशियल ईयर क्लोज है। हो सकता है कि पेंशन 1-2 दिन डिले हो जाए, लेकिन मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था तो हो सकता है, लेकिन अभी तक हमारे पास इसकी कोई बड़ी सूचना नहीं आई है। जैसा ही सूचना आएगी हम आपको अवगत करा देंगे। तो दोस्तों समझ सकते हैं, हो सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं। पहले हम उसका इंतजार करते हैं कि हमारे पास जो अर्ली मैसेज आ जाता है, वार्निंग मैसेज आता है, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थी इसके ऊपर अपडेट। अब मैं बात करूंगा अग्निपथ को लेकर। जैसा कि बार बार इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में चयन के लिए अक्सर पूछे जाने वाले जितने सवाल हैं उनके ऊपर जवाब दूंगा। लेकिन सबसे पहले कि जैसा कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एकदम क्लियर किया, जैसा कि आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि Are we looking at that their leave, something should be synergized with the normal soldier's leave? When he becomes a casualty, is it required to be harmonized with the serving soldier? Similarly, we want the technically qualified more people. Should we increase the age from 21 to 23? अग्निपथ योजना अब पूरी तरीके से सफल होगी। सबसे बड़ा चैलेंज ये था। और माननीय राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना पैसा बचाने की योजना है, अडानी की योजना है, डिफेंस सेक्टर उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, इसकी योजना है। आप जानते हो अग्निवीर स्कीम का लक्ष्य क्या है? इसके 2 लक्ष्य। सबसे पहला लक्ष्य, जो पैसा हमारे जवानों की ट्रेनिंग में जाता था, हमारे जवानों के पेंशन में जाता था, हमारे जवानों के परिवारों को कैंटीन दिलवाने में जाता था, जब वो शहीद होते थे कॉम्पनसेशन के लिए जाता था, ये उसको छीनने का तरीका। अडानी की डिफेंस की कंपनी है, अग्निवीर का पैसा उधर जा रहा है। इंटरनेट पे जाइए, अडानी डिफेंस टाइप, उस पे आपको हथियार दिख जाएंगे। उस वेबसाइट पे आपको ड्रोन दिखेगा, मिसाइल दिखेंगे, राइफल दिखेगी, मशीन गन दिखेगी। मजे की बात यह है कि अडानी उनमें से एक भी चीज नहीं बनाती। वो सारी की सारी चीजें दूसरे देश की फैक्ट्रियां बनाती है। वो माल अडानी जी की फैक्ट्री में आता है, उसमें अडानी डिफेंस का लेबल लगता है। अग्निवीर के पैसे से वो हथियार खरीदे जाते हैं। आपको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। इस साइड से अग्निवीर के जवानों का पैसा निकलता है और सीधा अडानी जी के जेब में जाता है। यह है सिस्टम। तो मैं बात करूंगा आखिर विपक्ष का अब अग्निपथ को लेकर क्या एम हो सकता है। शायद राजनीति हो सकती है, सरकार का एम उनको डिफेंड करना हो सकता है। असली परीक्षा है सेना की और सेना के उन जनरल साहब की, जिसको उन्होंने इसको मूलभूत तरीके से क्रियान्वयन करना है और इसको सफल बनाना है। और सफल सेना हर चीज को बना के छोड़ती है। ये सेना की
खासियत है और खूबी है। तो दोस्तों उन्होंने कहा है कि नहीं, बदलाव जो भी होंगे बिल्कुल हो सकते हैं, 25 से 50% रिटर्न हो सकते हैं। इस बदलाव की संभावना को इन्होंने इनकार नहीं किया, कहा कि नहीं ऐसी संभावना है। उन्होंने कहा आप उम्र आपकी 21 से 23 साल होगी और पूरी छुट्टी मिलेगी और जितने भी उन्हें सुविधा है दूसरे जवानों के बराबर वो सारी मिलेंगी, क्योंकि वो भी जवान है, वो भी काम कर रहे हैं। अब मैं बात करूं कि आखिर उसकी खासियत क्या है अग्निवीरों की, जो कि लेकर इस पर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। उसमें कहा जा रहा है नई दिल्ली, भारतीय सेना अभी जैसे 2025 और 26 के लिए अधिसूचना जारी हो गई है और उसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अग्निपथ योजना क्या है, इसके लाभ क्या है? भारतीय सशस्त्र बल में अग्निपथ ऐसी योजना है जिसमें चयनित उम्मीदवार को 4 साल के लिए नामित किया जाता है और अग्निवीर समाज में अनुशासित, गतिशील, प्रेरित और कुशल कार्यबल के रूप में अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए जाएंगे, अपनी पसंद की नौकरी में कैरियर बनाएंगे। सशस्त्र बलों द्वारा परिवर्तित संगठनात्मक आवश्यक नीतियों के आधार पर, और उन्होंने कहा है जो उनकी अवधि है उसके बाद या तो वो सेना में रहेंगे या सेना से बाहर किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो एक अनुशासन को कायम करेंगे और एक डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि यह योजना सशस्त्र बलों की युवा प्रोफाइल को बढ़ाती है। इस प्रस्ताव में युवाओं को कम समय के लिए सेना में सेवा का अवसर प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इससे सशस्त्र बलों में युवा और अनुभवी कर्मियों के बीच एक बढ़िया संतुलन सुनिश्चित करके बहुत ही युवा और तकनीकी रूप से कुशल युद्ध लड़ने वाला बल तैयार किया। उन्होंने कहा है युवा भी होंगे और एक्सपीरियंस भी होगा और इनके पास टेक्निकल कॉम्पिटेंसी होगी। इसके साथ उन्होंने कहा है यह योजना का व्यापक उद्देश्य क्या है, सशस्त्र बलों की युवा प्रोफाइल यानी ताकि मैक्सिमम लोग जवान रहें, तकनीकी यानी जो नई टेक्नोलॉजी बदल रही है उस पर उनकी ज़्यादा पकड़ हो और समाज के लिए एक रोल मॉडल स्थापित करें। जैसा कि उन्होंने कहा मैक्सिमम लोग सेना की ट्रेनिंग करेंगे, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे तो एक सैनिक का डीएनए अलग प्रकार का है जिसको सभी लोग मानते हैं। युवाओं में सशस्त्र बलों के लिए चरित्र, साहस, सौहार्द, प्रतिबद्धता और टीम वर्क को विकसित करना, यानी सेना में जाके ये आप अपना का कैरेक्टर ऊपर साहस, सौहार्द ये सीखेंगे और सिविल में जिस फील्ड में जाएंगे वहां पर ये काम करेंगे। युवाओं को अनुशासन, गतिशीलता, प्रेरणा, कार्य कौशल जैसी क्षमताओं के गुण प्रदान करना ताकि एक युवा पर संपत्ति बना रहे। बहुत अच्छी उन्होंने बात कही। उस योजना के लाभ मिलने की संभावना उन्होंने कहा है यह योजना सशस्त्र बल, राष्ट्र, व्यक्तियों और समग्र रूप से समाज का दिल जीतने वाली है। उन्होंने तमाम तरीके के इसमें रखा है और इस योजनाओं को सशस्त्र बल की कमाई का प्रोफाइल बताया। इस योजना अन्य देशों से कैसे तुलना की जाती है उन्होंने इसके बारे में बताया। रेजिमेंटल प्रणाली को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए क्या क्या बदलाव हो सकते हैं इसके बारे में बताया है और उन्होंने कहा है तमाम प्रकार की जो भी चैलेंजेस हैं और उन्होंने कहा है कि आज के युवा बेहतर तेज हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी उनके सामने शारीरिक या मानसिक समस्या आएंगी उनको लड़ने के लिए उनमें एक साहस पैदा होगा और उन्होंने पे एंड अलाउंसेस की बात की, यानी सारी चीज़ों के बारे में आप समझ सकते हो। ये FAQ के जो लोग क्वेश्चन होते हैं उनके सारे सवालों के जवाब आप नेट पे दे सकते हो कि ये सारी चीज़ें हैं इन्हीं के बारे में सब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपनी बात रखी थी। अब मैं बात करूंगा सीधा एक ब्रिगेडियर है, ब्रिगेडियर साहब हैं, आप देख सकते हो सुनील मिश्रा जी, जो कि J&K में 9 सेक्टर के कमांडर हैं। उन्होंने कहा है कि आवाम की सेवा करना हमारा परम धर्म है, चाहे मैं देश की सुरक्षा करूं वो भी एक आवाम की सेवा है और आवाम के बीच में जाके आवाम की सेवा करना, क्योंकि हम भी समाज का हिस्सा हैं, हम किसी के बेटे, हम किसी के पिता हैं और ये हमारा सौभाग्य है और हमारी ड्यूटी है और हमें आदेश दिया गया है आवाम से जोड़ने की। हम आवाम का ही हिस्सा है, हम कोई अलग नहीं है, हम कोई अलग हमारी शख्सियत नहीं है। हमारी शख्सियत भी, हम भी जो है किसी घर से आए हुए हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी के हम वालिदैन हैं, तो हम भी आवाम ही हैं और जो भी हम कर रहे हैं ये हमारा फर्ज है, हमें ऐसा हुक्म है करने का, इसलिए हम कर रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो भी जरूरतमंद हो, जरूरतमंद जब मैं कह रहा हूं तो हम तकरीबन सब तबके को देखते हैं। ये जिस तरह का प्रोग्राम आज किया गया है ये महिला सशक्तिकरण, जिसमें हमारी जो माताएं और बहनें हैं उनको हम किस तरीके से जो है मदद करें ताकि जो है अपना घर चलाने के अलावा थोड़ी सी और जो है आमदनी वो कर सके, तो उसके लिए शूइंग मशीन की हमने व्यवस्था की है। इसी तरह के हमारे जो लोग हैं जो जंगलात में जाते हैं,
जहां पर बिजली की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। तो प्रोजेक्ट ये हमारा जो ये मीडिया के बंधु हैं, जैसे योगेश साहब ने बताया था, सायर साहब और ये सब आए थे मेरे ऑफिस में, तो पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट रोशनी चला करता था, तो उसी के तहत जो है फिर ये व्यवस्था की गई कि जो लोग जो है ऊपर के इलाकों में जाते हैं या जहाँ पे बिजली की थोड़ी दिक्कतें हैं, कम बिजली आती है, तो उन इलाकों में इस तरह की जो है सोलर लालटेन या ऐसी व्यवस्थाएं दी जाए जिससे लोगों को, या पावर बैंक, जिससे लोगों को आराम रहे, वहां पर भी जाके जो है वो अपनी जो है शाम की जो जिंदगी है या सुबह जो जल्दी उठने के काम है वो किया जा सके। तो इस तरह का प्रोजेक्ट जो है ये हम लेके आए हुए हैं, और मार्च के बाद जो है जब गर्मियों में लोग ऊपर जाएंगे तो वहां भी इस तरह के हम प्रोग्राम चलाते रहेंगे। तमाम जो हमारी कंपनियां लगी हैं, चाहे वो भेजा में लगी हो, चाहे दुग्गा में लगी हुई हो, धर्मकोट में हो, वहां पर भी जो है हमने इस तरह की व्यवस्थाएं रखी हैं कि जो आसपास के गांव हैं जिनको किसी भी प्रकार की जो है मेडिकल की जरूरत है, तो हमारे पास सफिशिएंट जो है दवाइयां वहां रखी हैं। आप जो है पक्का उन इलाकों, उन कंपनियों में जाइए और जो भी आपको जो है जरूरत की दवाइयां हैं उनसे आप पक्का जो है ले सकते हैं। अभी जब आपके मवेशी ऊपर जाएंगे धारों पे, जंगलों में, तो वहां पर उनके लिए भी जो है हम व्यवस्था करेंगे ताकि जो छोटी मोटी उनकी दवाइयां हैं, डॉक्टरों की जरूरत है, तो उस तरह के कैंप जो है हम ऊपर के इलाकों में भी लगाएंगे ताकि जो बाहर से आने वाले हमारे गुजर और बकरवाल तबका है उनकी भी जो है हम उनको नीचे नहीं आना पड़े, हम उनको जो है ज्यादा से ज्यादा ऊपर ही मदद कर सके। और इसके अलावा जो हमारा यूथ है, जो हमारा भविष्य है, उसके लिए हम अलग अलग जगहों पे, जैसे भदरवा में ही पिछले कम से कम हमारे 5 से 6 कैंप लगे थे, जिसमें यूथ की कैरियर काउंसलिंग है, उनको आगे कैसे पढ़ना है, किसी भी प्रकार की अगर कोचिंग की आवश्यकता है तो आने वाले साल में हम जो है उसकी व्यवस्था कर रहे हैं कि हम जो मुख्य धारा से बिछड़े हैं, यानी जो ऐसी आइसोलेटेड जगह पर, वहाँ पर महिला सशक्तिकरण के लिए, उनके लिए जो भी काम करने पड़े, युवाओं के लिए कोई काम करने पड़े और उन कम्युनिटी के लिए काम करने, उन्होंने बहुत सारी योजनाओं के बारे में बोला कि हमारा काम है लोगों की मदद करना और मुख्य धारा में जोड़ना, जैसा कि आप उन्हें सुन सकते हो। अब मैं बात करूंगा दोस्तों पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिक पर हुए जानलेवा हमले से आक्रोश कार्रवाई। हाँ जी दोस्तों, पिथौरागढ़ में एक सेना का जवान जिसके ऊपर काफ़ी हमला किया, घायल हुआ, जैसा आप देख सकते हो। आशीष रावत घर में बैठे थे और उन्हें ज़बरदस्ती घर से बाहर खींचकर धारदार हथियारों से उनके ऊपर हमला किया गया। और इसकी निंदा करते हुए आप देखते तो ऋषिकेश में जाकर के पूर्व सैनिकों ने वहां पर माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन दिया कि सैनिकों के ऊपर इस तरह के हमले से हम पूर्व सैनिक आहत हैं और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आप ये वीडियो देख सकते हो। तो यह पूर्व सैनिकों की एकजुटता का सही प्रमाण, इसलिए एकजुट रहिए, किसी न किसी संगठन में जुट के और अपनी ताकत बढ़ाइए। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। ये दृश्य है कोतावली में केएस परिहार प्रवक्ता गौरव सेनानी परिहार विजय। यहाँ पर एक पूर्व सैनिक आशीष किसी के मकान में किराए पर रहते थे। कुछ बाहरी तत्वों ने, यानी मकान सुनने में आया है, मकान मालिक और उनके साथ के लोगों ने साजिश करके पूरे परिवार को पीटा। ये करते हो, वो करते हो, वहाँ तो मिली थी कितना से या इस तरह। हाँ, उसका लड़का से स्मैक किए। अच्छा, मतलब वो बाहर से स्मैक लाके और वहाँ शाहपुर में शाहपुर फाटक पे बेचता है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, शाहपुर फाटक पे बेचता होता है। हाँ, आप लोग यहाँ समाज विरोध करता है, हाँ, तो उन्हें अपने नशे गैंग से मिलकर पिटवा दिया। तो गढ़वाली होने के नाते, उत्तराखंडी होने के नाते वहाँ पर कई सारे लोग आप ही के नजदीक के जान पहचान वाले होंगे। आपको बचाने कितने लोग आए? सर उन्होंने किसी को आगे नहीं दिए। अच्छा, उन्होंने किसी परिवार के कौन है? उन्होंने वाइफ कौन है इनकी? मेडिकल उसका कोई बचाने आया? सर आशीष और उसके परिवार को न्याय दिलाने की और अपराधियों को कठोर से कठोर सजा देने की बात यहाँ पर हुई थी, इसीलिए आए थे। दंगा करने नहीं आए थे। संविधान से देश चलता है और सैनिक संविधान से चलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गांधी ही बने रहे, भुला ही रहे, बले ही रहे और हम मार खाते ही रहे। ये अंतिम मौका होना चाहिए। आज से किसी सैनिक के साथ ज्यादती न हो, तो बने रहे परिहार विजय पथ।